हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री के प्रथम चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। गाइज जैसा कि आपको पता है कि अभी क्रैश कोर्स शुरू किया गया है, जिसमें मैं आपको पहले हिंदी पढ़ा रहा था। आज से केमिस्ट्री शुरू करेंगे हम लोग और एक एक करके केमिस्ट्री के सभी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग देख लेंगे। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से परीक्षा तक आपके सभी विषयों के सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से तैयारी करा दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, शुरू करते हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का प्रथम चैप्टर। सबसे पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। एक्सरसाइज 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को पहले देखेंगे हम लोग। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है CaO का समान नाम क्या है। CaO का समान नाम क्या है? तो इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, या इसको काली चूना कहा जाता है। इसको काली चूना कहा जाता है, ठीक है। इसको चूना पत्थर नहीं बोलेंगे, काली चूना कहा जाता है। और CaCO3 को चूना पत्थर बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर बोलेंगे या संगमरमर बोलते हैं। तो इसका CO का नाम क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड या काली चूना। याद कर लें फिर से, CO का नाम कैल्शियम ऑक्साइड या काली चूना इसको कहा जाएगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक मुख्य संघटक क्यों होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक मुख्य घटक क्यों होता है? तो देखिए, इसका मुख्य रीजन है क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ है और यह एसिड को उदासीन कर देता है। इसी कारण से इसे एंटासिड का मुख्य संघटक माना जाता है। यानी कहा जाएगा कि क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ है जो एसिड को उदासीन कर देता है, इसी कारण से यह एंटासिड का मुख्य घटक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है? तो याद रहे, उसका आंसर हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को द्रव, ठोस, द्रव, गैस और जलीय विलयन की अवस्था में दर्शाया जाता है। यानी किसमें? ठोस, द्रव, गैस और जलीय विलयन के रूप में दर्शाया जाता है, जिसमें ठोस को H से, द्रव को L से लिक्विड, गैस को G से और जलीय विलयन को AQ से इंडिकेट करते हैं। याद कर लेंगे, ठोस को H से, द्रव को L से, गैस को G से और जलीय विलयन को AQ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आप जब भी परीक्षा में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को ठोस, द्रव एवं गैस तथा जलीय विलयन के रूप में दर्शाया जाता है, जिसमें ठोस को S, द्रव को L, गैस को G और जलीय विलयन को AQ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगला है, क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है? क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है? तो ये व्हाट हैपेंस व्हेन वाला क्वेश्चन हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कहीं जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो यह सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो यह सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन की क्रिया जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है? तो देखिए, इसका आंसर हो गया, श्वसन क्रिया जो हमारी कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है, यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है, जो श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में भी ऊर्जा निकलती है, इसलिए श्वसन को भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक। मेन रीजन यही है, क्योंकि यह क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है और श्वसन अभिक्रिया में भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में भी ऊर्जा निकलता है और इसलिए श्वसन को भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छा से स्क्रीनशॉट लेकर इसे जरूर लिख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। इस अभिक्रिया का एक संतुलित समीकरण भी दें। यहाँ देख रहे हैं दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक बनाएगा। जब दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर के अभिकारक मिलकर एक बनाते हैं तो उससे क्या कहते हैं? संयोजन, जुटना, संयोजन अभिक्रिया। देखिए इसे कहा जाएगा संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल हो गया C+O2 एरो CO2। आप दूसरा भी कर सकते हैं Na+Cl एरो NaCl भी करेंगे। ये भी क्या है? संयोजन अभिक्रिया। यानी केवल देखना इसमें जुटने की क्रिया जो है वह संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। अगला है वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस युक्त किया जाता है और क्यों? फिर से वसायुक्त तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सा गैस युक्त किया जाता है, यानी उस थैली में कौन सा गैस भरा जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ठीक है, तो देखिए थैली में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। इससे उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है और थैली में रखे पदार्थ विकृत गंधित नहीं हो पाता, यानी खराब नहीं हो पाता है। ठीक है, अब देखें चिप्स के पैकेट, जितने खाने वाला पैकेट है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि उसका ऑक्सीकरण ना हो सके, और जब तक ऑक्सीकरण नहीं होगा तब तक उसमें कीड़ा नहीं लगेगा और वह खराब नहीं होगा। ठीक है, तो क्या भरेंगे उसमें? नाइट्रोजन गैस। अगला वसायुक्त अथवा तैलीयुक्त खाद्य सामग्री के उपचयन में कौन से गुण आ जाते हैं? उपचयन से कौन सा गुण आ जाता है? यानी किसी चीज़ का जब ऑक्सीकरण होगा तो उसमें क्या होगा? विकृत गंधित हो जाएगा, यानी वो खराब हो जाएगा। जैसे देखिएगा चावल ही हम भात बना कर रख देते हैं तो ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसे कहते हैं अड़ुआ गया, यानी वो क्या होगा? खराब हो जाता है, यानी विकृत गंधित हो जाता है, उसमें खराब गंध निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला है वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री के उपचयन की गति धीमी करने के लिए दो महत्वपूर्ण उपाय बताइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला उपाय हो जाएगा, यानी खराब होने से किसी सामग्री, खाने वाले सामग्री को खराब होने से बचाने के लिए दो उपाय आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए मैंने दो उपाय लिखा है। सबसे पहला हो गया वायु रोधी बर्तन में रखने में उपचयन की गति धीमी हो जाती है। नहीं, ऐसे पदार्थ में उस भोजन को रखिए कि हवा के संपर्क में न आए तो खराब नहीं होगा, पहला हो गया। दूसरा, थैले में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त करने से उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है, और उसमें क्या करेंगे? ऑक्सीजन गैस को हटाकर नाइट्रोजन गैस डाल देंगे, तभी वो खराब नहीं होगा। जैसे चिप्स के पैकेट हो गए, जितना खाने वाले पैकेट है उसमें क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस निकाल कर नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, जिससे वो खराब नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये दो मुख्य उपयोग है, उपाय है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? भोजन को ऐसे पदार्थ में रखेंगे जहाँ जो हवा के संपर्क में न आए, और दूसरा काम करेंगे उसमें नाइट्रोजन गैस भर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उस अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो जिस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, अगला रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो कहा जाएगा ऐसी प्रक्रिया जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, ये सारी क्रिया रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, काफ़ी संक्षेप में मैंने परिभाषा लिखा है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो देखिए आंसर हो जाएगा जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों या सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो इस क्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए H2+O 2H+ यहाँ दिया O H2 हो गया ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H2 + ½ O2 एरो H2 हो जाएगा। ऐसे भी आप रिएक्शन दे सकते हैं या ऐसे भी आप दे देंगे, तो इसे रासायनिक समीकरण कहा जाएगा। ठीक है, अगला है रासायनिक समीकरण कितने भाग होते हैं? रासायनिक समीकरण कितने भाग होते हैं? तो याद रहे रासायनिक समीकरण का मुख्य दो भाग होता है, एक अभिकारक एक होता है उत्पाद। तो अभिकारक कहेंगे
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक बोलेंगे, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे C+O2 एरो CO2 हो गया, तो यहाँ C और O2 क्या है, अभिकारक है, और CO2 उत्पाद हो गया, CO2 उत्पाद हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो कहेंगे तीर के बाईं ओर तथा दाईं ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं हो तो ऐसे समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ 2Mg+O2 एरो MgO, यहाँ दोनों तरफ क्या है, तत्वों के परमाणु संख्या बराबर नहीं है, यहाँ वो 2 है तो यहाँ 1 दिया है, यहाँ Mg 2 है तो यहाँ 1 दिया है, अतः यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। यहाँ मैंने इक्वेट कर दिया, अभिकारक उत्पाद को देख लीजिए, यहाँ पे उसी को मैं दे दिया। मैग्नीशियम इधर क्या 2 था, ऑक्सीजन 2 था, और वही उत्पाद में क्या 1 हो गया, अतः यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अगला है यौगिक किसे कहते हैं। यौगिक किसे कहते हैं, कंपाउंड क्या है, तो कहा जाएगा 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मेल से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। ये हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं, जैसे H2O, H2SO4, CSO4 एंड LO3, ये सब क्या है, यौगिक हैं, ये सब के सब यौगिक हैं। ठीक है, अगला है ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है। ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है, तो आंसर होगा ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार का होता है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए। ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए, तो कहा जाएगा, आंसर देखिए लिखा है, जिस अभिक्रिया से ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N+O2 एरो NO2 यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो कहेंगे जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे C+O2 एरो CO2, इसमें ऊष्मा का उत्पादन होता है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अगला है संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो कहा जाएगा वे अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे 2Mg+O2 एरो 2MgO, यहाँ 2 पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, इस क्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। कहा जाएगा इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम में ऑक्सीजन मिलकर अभिक्रिया करते हैं और नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि संयोजन अभिक्रिया है। अगला है उपचयन और अपचयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपचयन और अपचयन में अंतर बताइए। कहा जाएगा उपचयन और अपचयन एक दूसरे की पूरक अभिक्रियाएं हैं। जैसे उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और अपचयन में ऑक्सीजन की ह्रास होती है। उपचयन माने ऑक्सीकरण और अपचयन माने अवकरण, तो जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा उसे उपचयन कहा जाएगा या ऑक्सीकरण कहा जाएगा, और जिससे ऑक्सीजन हटेगा उसे अवकरण या अपचयन कहा जाता है। ठीक है, अगला है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X और उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। इस अभिक्रिया का समग्र समीकरण भी लिखिए। तो देखिए एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु में जलाने पर गर्म करने पर वह काला हो जाता है। वायु में जलाने पर काला हो जाता है। देखिए क्या होगा, X तत्व कॉपर है और काला रंग यौगिक कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, तो इसका रिएक्शन में 2Cu+O2 एरो 2Cu, यानी यह कॉपर है और जिसको O2 ऑक्सीजन में जलाए तो 2Cu बना है जो कि काला हो गया। ठीक है, यह आपका रिएक्शन हो जाएगा। अगला है संक्षारण क्या है। धातु को संक्षारणित होने से बचाने के लिए 3 विधियों का नाम बताएं। संक्षारण का मतलब क्या है, धातु का क्षय होना, धातु का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। ठीक है, कहता खुली वायु या नम वायु जल के संपर्क में से धातु की सतह पर आती है तो इसकी सतह पर वायु धातु से अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ बना लेता है। जिस धातु का क्षय होने लगता है इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं। यानी कहा जाएगा जब किसी धातु को हवा या जल के संपर्क में छोड़ दिया जाता है तो धातु के सतह पर एक नए पदार्थ का निर्माण होने लगता है, जिससे धातु की शक्ति कमजोर होने लगती है। इस क्रिया को संक्षारण कहा जाता है। जैसे लोहा को जब खुले हवा में छोड़ देंगे तो लोहा के ऊपर जंग लगने लगेगा, जिससे लोहा कमजोर होता है। इस क्रिया को लोहा का संक्षारण कहा जाता है। ठीक है, अगला कहता है धातु को संक्षारित होने से बचाने के लिए क्या करेंगे, जस्तीकरण करेंगे। जस्ता का पेंट लगा दीजिए,
पेंट कर लीजिए अलकतरा वगैरह का, या तेल या ग्रीस लगा दीजिए तो उससे मूर्छा नहीं लगेगा। मूर्छा लगना ही संक्षारण है, मूर्छा लगना ही संक्षारण, ठीक है। अगला, रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है? क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है? तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, क्योंकि नियम है कि जितने आयतन पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेंगे उतना ही आयतन बनेंगे। तो यह तभी संभव है जब समीकरण को संतुलित कर दिया जाएगा। इसी कारण से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, ठीक है। अगला है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? तो वही द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित रखने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अगला, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो देखिए, साफ करने का वजह है कि जैसे साफ करेंगे रिबन को तो हवा के संपर्क में आएगा और जल्दी जलेगा। कहते वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है ताकि उससे के ऊपरी सतह पर धूल कण हट जाए और इसकी सतह प्रत्यक्ष रूप से वायु के संपर्क में आ जाए और आसानी से जल सके, ठीक है। इसी कारण से मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है ताकि वो हवा के संपर्क में आ जाए और आसानी से जल सके, ठीक है। अगला, उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। ऑक्सीजन कम होगा तो क्या होगा? अवकरण में ऑक्सीजन क्या होता है? कम होता है। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जुड़ता है तो यहाँ क्या होगा आंसर? अवकरण, ठीक है। अगला, तापीय वियोजन क्या है? इसका एक उदाहरण दीजिए। तापीय वियोजन क्या है? इसका एक उदाहरण दीजिए। तो कहा जाएगा ऐसी अभिक्रिया जिसमें गर्म करने पर कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में विघटित हो जाता है, तापीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यह तापीय वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। तो चलिए गाइस, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है। आप इतने प्रश्नों को अच्छा से याद कीजिए, फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।